कम से कम मेरे पेरेंट्स ने मुझे 50 ऑडिशंस दिलवाए होंगे, कम से कम। तो लाखों बच्चों ने ऑडिशन दिया होगा, लाखों बच्चों में से 5 बच्चे सिलेक्ट होकर दिल्ली से वहां गए। सैटरडे संडे टीवी पे एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए, हमें सॉन्ग्स दिए जाते हैं 3-3, 4-4 दिन पहले। बहुत टीआरपी के लिए भी इन शोज में कुछ आप लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है विदाउट ऑडिशंस या विदाउट इंटरव्यूज। इज इट पॉसिबल कि आप इंडस्ट्री में घुस जाओ कि लोग इन ऑडिशंस में, जैसे सिंगिंग का ऑडिशन हो गया या बॉलीवुड की मूवीज का ऑडिशन हो गया, इसमें वो पैसे डिमांड करते हैं आपसे? मैं ना अब आपको इस चीज़ की सच्चाई बताता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लेट्स डिकोड। एंड आज के एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं एक 13 साल के सुपरस्टार, द एक्टर ऑफ मूवी जग्गू की लालटेन एंड द विनर ऑफ रियलिटी शो तारे ज़मीं पर। इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया है ना, जो बहुत सारे लोग पूरी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। तो आइए सुनते हैं इन्हीं से इन्हीं की स्टोरी। वेलकम बिरेन डैंग। सो बिरेन, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया रवि भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक बिरेन। तो हमारे गेस्ट को अपने बारे में बताओ, लाइक टेल देम अबाउट ऑल योर अचीवमेंट्स जो अभी तक तुमने की है, क्योंकि बहुत सारी है तो मैं एक एक करके गिनाने सकता, इससे अच्छा है तुम ही बता दो। जी तो बिल्कुल, सबसे पहले तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको। मेरा नाम बिरेन डैंग है और मैं अभी 13 साल का हूँ। और जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, सबसे पहले तो आप सबका प्यार पाना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद सबसे पहले मैं आप सबके आशीर्वाद के साथ सोनी टीवी पर आया था, जिसमें कि मैं टॉप 16 तक गया था, सोनी सुपरस्टार सिंगर। उसके बाद स्टार प्लस तारे ज़मीं पर मैं आया, उसका मैं विनर बना। और आने वाले टाइम में अभी एक भजन का शो है स्वर्ण स्वर भारत जी टीवी पर, उसमें भी आ रहा हूँ। और एक मूवी में एज अ चाइल्ड एक्टर भी एक्ट कर चुका हूँ, जग्गू की लालटेन। जग्गू की लालटेन। सो इसके अलावा और कोई भी तुम्हारी हॉबीज है या यही बहुत है? देखो सर, पंजाबियों की 2 ही हॉबीज होती हैं वैसे तो, एक खाना और एक गाना। तो मेरी भी 2 ही हॉबीज है, एक खाना और एक गाना। जैसे पहले तो लोग बात करते हैं, जब कोई 2 समझदार गुड़गांव में बैठकर बात करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई G20 आ गया, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आया था, भाई कोई एप्पल का नया शोरूम खुल रहा है। हमारे घर में जो बातें ही चलती है कि भाई प्रमोद के कुलचे छोले का टेस्ट अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। सीताराम के छोले भटूरे उतने फूलने बंद हो गए जितने पहले फूलते थे। तो 2 ही चीज़ों का शौक है, एक तो खाना और एक गाना। जब भी कभी बफे सिस्टम में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो जो चीज़ें हैं भाई, जो आपको खाना आप वो ले सकते हो। मेरा होता है कि जितना है वो खाना है, बफे सिस्टम का ये सिस्टम रहता है, सारा टेस्ट करना है, सारा एक एक टेस्ट करना है। चलो बहुत बढ़िया। सो हाउ डिड ऑल दिस स्टार्ट? मतलब ये गाने की जो हॉबी है ये कैसे डेवलप हुई एंड कैसे इसमें तुम आगे गए? बिल्कुल, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब मैं अराउंड 4-5 ईयर्स का था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांस अकेडमी में डाला था। जिस पेरेंट्स से आप अभी बात कर रहे हैं वो तो एक सिंगर है, लेकिन जब मैं छोटा हुआ करता था, अभी भी छोटा हूँ लेकिन इससे भी छोटा हुआ करता था, तो तब मैं एक डांसर हुआ करता था, तब मैं डांस करता था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांस अकेडमी में डाला था। तो वहाँ पे क्या हुआ करता था कि सब बच्चे डांस करते रहते थे, लेकिन मेरा दिमाग ना उसी चीज़ पे अटका रहता था कि गाना कौन सा चल रहा है। हाँ। ये गाना मैं याद कर लूँ। नेक्स्ट क्लास में जब वो गाना चलता था तो नाचने चलता था, मेरा ध्यान वो गाना गाने में होता था। तो धीरे धीरे चलता रहा। अब तब मैं छोटा था, अपने पेरेंट्स को तो इतना मैं बता नहीं पाता मेरा सिंगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, मुझे समझ आता। मेरे को लगता डांस अकेडमी में जाते हैं मैं इसलिए गाने सुनूँ, याद करूँ और करूँ। और वहाँ पे उस डांस से ज़्यादा अट्रैक्टेड मैं शीशे से रहता था, जहाँ पे खड़के मैं खुद को गाता हुआ देख सकूँ। लेकिन इस टैलेंट का मेरे पेरेंट्स को तब पता चला। बेसिकली मेरे जो पेरेंट्स थे मुझे हमेशा कहीं ना कहीं डांस कराने के लिए और ये सब चीज़ों के ऑडिशन से जाते रहते थे। उस टाइम पे डांस का थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड था। बिल्कुल, उस टाइम पे डांस का बहुत ट्रेंड था। तो हनी सिंह के रैप पे उस टाइम पे एक डांस कॉम्पिटिशन में मेरे पेरेंट्स ने 500 रुपये दे के मेरे को डांस करवाने के लिए भेज दिया। अब भाई 500 रुपये दिए हैं, मुझे भी समझ आ रहा है कि भाई पैसे दिए गए मेरे को डांस करवाने के, तो मैं भी डांस कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा ज़बरदस्ती मुँह बना के मैं डांस कर रहा हूँ। और हनी सिंह का पीछे वो रैप चल रहा था, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उस टाइम बड़ा फेमस था। अब वो रैप चल रहा है, मैंने गाना रुकवा दिया बोल के कि मेरे को डांस नहीं करना है, बच्चे लिट जाते हैं वैसा, मेरे को डांस करना ही नहीं है। तो द एंकर केम, भाई आपको डांस नहीं करना तो करना क्या है? तो मेरे दिमाग में 500 रुपये दिए, कुछ तो करके जाऊँगा। मैं क्या, जो गाना बज रहा था मैं वो गाऊँगा। मैंने गाना गाना शुरू किया कि मैं एक लड़का, छोटा सा होता था, मेरे पास वीडियो भी है, आई शेयर यू, बड़ा अच्छा वीडियो है। तब वो जब मैंने गाना गाना शुरू किया तो वहाँ के जजेस लोग बहुत इंप्रेस हुए, इसे देखे कि डांस का कंपटीशन था लेकिन इस लड़के ने आकर गाना गाया। तो देन दे चेंज द कंपटीशन इनटू ओपन डांस एंड सिंगिंग। आप लोग को अगर सिंगिंग भी करनी है तो यहाँ के आप सिंगिंग भी करिए। तो वहाँ से मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मुझे सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, लेकिन तब भी मैंने सीखना प्रोफेशनली शुरू नहीं किया था। सीख अभी मैं पिछले 2-3 साल से रहा हूँ अपने गुरुजी से, श्री सुधांशु बहुगुणा जी से मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ।
अच्छा, सो आपने प्रोफेशनली ये 2-3 साल से बिल्कुल। स्टार्ट किया है। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से ये जर्नी जो तारे जमीन पर के विनर बनने तक की जर्नी क्या थी आपकी? मतलब कैसे पता चला कि हाँ अब यहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं, मैं जाके ऑडिशन देता हूँ, और वो सारी प्रिपरेशंस कैसी थी? बिल्कुल, तो जैसे हमको सबको पता है, सबसे पहले ऑडिशंस जहाँ पे हम रहते हैं उस स्टेट से शुरू होते हैं, उस सिटी से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे हरियाणा में ऑडिशंस, दिल्ली में कम से कम मेरे पेरेंट्स ने मुझे 50 ऑडिशंस दिलवाए होंगे, कम से कम, अलग अलग जगह पर, अलग अलग शोज के, कभी सुपरस्टार सिंगर का, कभी किसी शो का, कभी सारेगामापा का, कभी वॉइस का। तो मतलब अनगिनत मेरे पेरेंट्स ने ऑडिशन दिलवाए, लेकिन कहीं ना कहीं रहता है किसी ना किसी चीज़ से बंदा रह जाता है। हाँ। उसके बाद मेरे पापा ने इतना मेरे लिए किया, मम्मी ने इतना किया, तो आशीर्वाद के साथ, उन लोग के सपोर्ट के साथ मैं सिलेक्ट हुआ सोनी सुपरस्टार सिंगर में। तो हम लोग बहुत खुश कि भाई अब मुंबई राउंड में जाएंगे, टीवी में दिखेंगे। लेकिन जैसे आप लोग को लगता है कि मुंबई जाकर हम टीवी पे दिखते हैं, हाँ। उससे पहले भी वहाँ पर एक कलिंग राउंड होता है, जो कि विदाउट म्यूजिक, विदाउट एनीथिंग, हम जजेस को गाना सुनाते हैं। इफ दे लाइक तो हमें टीवी पे आने का मौका मिलता है, नहीं तो हमें वहाँ से भेज दिया जाता है। तो नॉर्मल एक राउंड होगा आपका, और उसके बाद एक फिर टीवी वाला राउंड Yes, होगा, फिर इफ यू TV क्वालिफाई नॉर्मल। यस, इफ वी क्वालिफाई द नॉर्मल राउंड, देन टीवी पे जब हम क्वालिफाई करेंगे। सो बेसिकली क्या रहता है, पूरे इंडिया से लाखों बच्चे ऑडिशन देते हैं। वहाँ दिल्ली में आई थिंक सो लाखों बच्चों ने ऑडिशन दिया होगा, लाखों बच्चों में से 5 बच्चे सेलेक्ट होकर दिल्ली से वहाँ गए। अब 5 बच्चे ऐसे सेलेक्ट होकर वहाँ पे 500 बच्चे थे। उन 500 बच्चे में से उन्होंने 150 बच्चे सेलेक्ट किए, उन 150 में से 50 और 50 में से 20 करके टॉप 20 निकाले। टॉप 20 का जब हुआ तो फिर उसमें से उन्होंने 16 निकाले, फिर मैं टॉप 16 तक पहुंचा था वहाँ पे। लेकिन फिर उस टाइम उतना आता भी नहीं था, और थोड़ा बहुत कोई सुरों का लैग आउट कुछ करके मैं टॉप 16 से एलिमिनेट हो गया था। तो ये जर्नी रही। फिर मैं तारे ज़मीं पर में आया, वहाँ पे गुरुजी का आशीर्वाद था, आप सबका प्यार था, तो वहाँ पे मैं विनर बना। अच्छा, जिस टाइम पे आप इनिशियली टॉप 16 से निकल गए थे बाहर, तो उस टाइम पे कैसी डिमोटिवेशन होती है? बिकॉज आपने ना एक बहुत लंबा आप जर्नी तय करके यहाँ पे आ रहे हैं, और फिर जब इतने क्लोज पहुँच के और एकदम से ये आपको डिससैटिस्फैक्शन फेस करनी पड़ती है, तो कैसा लगता है? सो बेसिकली मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो मेरे को इतनी सी भी कभी भी किसी चीज़ से डिससैटिस्फैक्शन तो हुई ही नहीं। मेरे पापा मम्मी ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि कभी भी ना ट्रॉफी जीतने के लिए गाना ही नहीं है, जब भी गाना है दिल जीतने के लिए गाना है। तो मैंने तब भी दिल जीतने के लिए गाया था, और मुझे तो ये था कि भाई यहाँ मुंबई आके खाना खाने को मिल रहा है, डेली खाना खाने को, मैं तो इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ था। तो मेरे को डिससैटिस्फैक्शन तो बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला, और कहीं ना कहीं उन्हीं सीखों की वजह से, उन्हीं चीज़ों की वजह से मैं तारे ज़मीं पर में विनर बना। लेकिन हाँ, जितने भी अभी आने वाले सिंगर्स हैं या तो सिंगर्स बन चुके हैं, वो कभी मैं यही कहूँगा टीवी शोज़ में जाएँ, आउट हो, तो उनसे डिससैटिस्फाई तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि कभी भी गाना है तो अपना पहली बात तो हौसला नहीं छोड़ना है, दूसरी बात दूसरों का दिल जीतने के लिए गाना। ट्रॉफी जीतने के लिए गाएंगे वैसे नहीं जीत पाएंगे, और तारे ज़मीं पर मैंने दिल जीतने के लिए गाया तो ट्रॉफी वैसे जीत गया। कितनों के दिल जीते फिर वहाँ पे? भाई ये दिल तो जीतते जीतते अनगिनत है, लेकिन चाहता हूँ बस अनगिनत ही रहे, जीतता रहूँ और आशीर्वाद रहे सब लोग। अच्छा, ये अब जैसे तुम इस चीज़ को पूरा जी के आए हो, सो एक तो होता है जो ये टीवी शोज, रियलिटी टीवी शोज चल रहे होते हैं, हम टीवी पे देखते हैं जी, ऑन स्क्रीन चल रहा है, ऑफ द स्क्रीन क्या चल रहा होता है वहाँ पे? ऑफ द स्क्रीन कैसे रहता है मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को एपिसोड्स दिखते हैं सैटरडे को, सैटरडे संडे टीवी पे एपिसोड्स टेलीकास्ट होते हैं। हमें सॉन्ग्स दिए जाते हैं 3-3, 4-4 दिन पहले, हम उन सॉन्ग्स को प्रिपेयर करते हैं। देन देयर इज अ बैंड प्रैक्टिस, बैंड के साथ उस सॉन्ग की प्रैक्टिस होती है कि क्या ये सॉन्ग बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा होता तो सॉन्ग चेंज हो जाता है, बैठता है तो एक बैंड प्रैक्टिस होती है, रिकॉर्ड होकर हमारे पास आती है, हम उसको सुनते हैं। देन हमको एक टेक्निकल प्रैक्टिस मिलती है स्टेज पे। कई बार होता है कहीं को स्टेज फियर होता है, तो स्टेज फियर निकालने के लिए वहाँ पे टेक्निकल प्रैक्टिस मिलती है कि हाउ द सॉन्ग इज साउंडिंग इन दिस क्या बोलते हैं एनवायरमेंट में, ये सॉन्ग कैसा लग रहा है, इस एटमोसफेयर में सॉन्ग कैसा लग रहा है। तो उस सॉन्ग को जब फाइनल किया जाता है तो टेक्निकल के नेक्स्ट डे ही हमारा शूट डे होता है। तो जो आप लोग को सैटरडे संडे दिखता है हमारा एक ही दिन पे शूट होता है, पहली चीज़ तो उसी के 2 कट पार्ट्स आपको दिखते हैं, और उस एक गाने के पीछे कितने ही लोगों की मेहनत होती है। वहाँ पे कोई लाइट्स मैनेज कर रहा होता है, कोई कैमराज मैनेज कर रहा होता है, और हमारे वहाँ पे 4 मेंटर होते हैं, जो हमारे 4 टीचर्स होते हैं, वो हमें गाना वो टीच करते हैं। तो पीछे की कहानी तो यही रहती है, और बाकी इतना कुछ नहीं है। मतलब वहाँ पे स्टेज पे गाना वगैरह वो लोग बताते हैं, यही सब रहता है। कैसा लगता है, मतलब इतनी ऑडियंस आपको सुन रही है, इतनी ऑडियंस आपको देख रही है, वहाँ पे स्टेज पे डर नहीं लगता क्या गाने गाने में? बिल्कुल लगता है। जब फर्स्ट टाइम मम्मी और मैं गए थे तो उस शो का फॉर्मेट क्या था कि स्टेज में टिल्ट लाइक दिस, वो घूमेगा और आपकी शक्ल फिर जजेस को दिखेगी। तो हम लोग खड़े एक्साइटेड, लेकिन जैसे वो स्टेज घूमा सामने, वो मेरे को अलका याग्निक से दिखे, मेरे पैर ऐसे ऐसे हिलने शुरू हो गए।
तो मैं कैसे गाऊंगा मम्मी, मैं कैसे करूँगा। जब वो बीच में हमारी जब जजेस से बातचीत हो जाती है तो उसके बाद वी गेट अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, पानी पीना, आपको कुछ पीना, गाना शुरू करने से पहले। तो उसमें मम्मी से पूछ रहा हूँ, मम्मी मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा। मैं अभी भी आपको बताता हूँ, अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये मेरे गणपति बप्पा है और मेरी झाई जी की फोटो मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ। तो ये जो गणपति बप्पा, मम्मी ने कहा इनको तू माथा टेक, यही संभालेंगे, तू तो वैसे भी गा ही नहीं रहा। ये उस टाइम पे भी आपके साथ? ये उस टाइम पे मेरे साथ थे। ये मेरे गणपति बप्पा, ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा एक बार, तो इनको हमेशा साथ रखता हूँ। और ये मेरे झाई जी की फोटो है। तो मेरे झाई जी मतलब मेरे दादी के मम्मा जी। अच्छा। तो इनका भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद था, ये कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। तब मेरे को मम्मी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तू अपना फोकस रख के इन पे छोड़ दे और यही करेंगे जो करेंगे। तो पैर कामते 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 सब जजेस को देखा कि अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल नॉर्मल स्टिल हो गया, फिर अच्छी फीलिंग आई। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम बहुत डर लगता है, लेकिन उसके बाद ना फिर मैंने डर से गाया नहीं। मुझे डर किस चीज़ का है, मैं एलिमिनेट होऊंगा, उस चीज़ का मैंने डर रखना ही छोड़ दिया। तो जैसे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपके सामने होते हैं उस टाइम में, जैसे अलका जी, हमने अभी तक इनको टीवी पे देखा होता है, अब हम इनके सामने खड़े होकर गा रहे हैं, ये हमसे बात कर रहे हैं, वो वाली फीलिंग कैसी होती है? फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। कई बार होता है कि कई ऐसे लोग आपके सामने आ जाते हैं जो आपके रोल मॉडल होते हैं। हाँ। तो उनके सामने उन्हीं का गाना गाना, उन्हीं के सामने वो चीज़ प्रेजेंट करना। अभी स्वर्ण स्वर भारत शो में मैं गया था, वहाँ पे हमारे जज थे सुरेश वाडेकर सर, कुमार विश्वास सर जो शायरी करते हैं, पोएम्स लिखते हैं, और कैलाश कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो ये 3 गुरुजन हमारे वहाँ पे जज थे। तो सुरेश सर को इतनी क्लासिकल की नॉलेज, कुमार सर हर छोटी छोटी चीज़ को नोट कर रहे कि भाई कहाँ नुक्ता लगाया, कहाँ नहीं लगाया, और कैलाश सर हर चीज़ को देख रहे कहाँ सुर है। तो वहाँ पे मेरे को पहला गाना क्लासिकल मिल गया। अब डर तो लग रहा है, लेकिन ये चीज़ लग रही है कि अच्छा गा दिया तो सुरेश सर को कितना अच्छा लगेगा। हाँ। जो खुद बंदा, इतने बड़े गुरुजन जो खुद क्लासिकल के सीखे हुए हो, उनकी चीज़ कितनी अच्छी लगेगी। तो उनके सामने उस चीज़ को प्रेजेंट करने का ना दिल से एक वो होता है कि भाई ये गाना गाना ही गाना है। उस शो में आगे आप लोग को देखने को मिलेगा, मैंने अगड़ बम गाया था कैलाश सर का, तो बहुत खुश हुए थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे अपने इंस्पिरेशन के सामने उन्हीं का गाना परफॉर्म करना, और जब वो चीज़ उनको अच्छी लगे तो वो अलग ही खुशी होती है। अच्छा, ये रियल लाइफ में कैसे हैं? जैसे हम इनको देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, तुमने तो बात की है, इनसे मिले होंगे, वो तुमसे आके सेशंस भी करते होंगे साथ में, सो हाउ आर दे एज अ पर्सन? दे आर टू गुड एक्चुअली हम लोग को लगता है कि कोई स्टार है तो उसमें बहुत ईगो होगा, बहुत एटीट्यूड होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कईयों में होता भी होगा, लेकिन जितनों से मैं मिला हूँ, मैं अभी तक, मतलब जैसे मेरे से कोई पूछता ना कि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं अभी तक अपने फेवरेट सेलिब्रिटी उन्हीं को मानता हूँ। हम सेलिब्रिटीज के साथ जाते हैं, हम उनको याद रखते हैं, जो हमें याद रखें हम उनको सेलिब्रिटी माने, उनको अपना रोल मॉडल माने, तब बात है। तो ये ऐसे गुरुजन हैं, ऐसे लोग हैं। कुमार विश्वास सर के साथ मैं शोज करने जाता हूँ राम जी के ऊपर। अच्छा। तो उनके साथ पीछे कोरस देता हूँ। तो जब वो मीनवाइल का ब्रेक होता है तो मेरे को लड्डू गोपाल जी के नाम से बुलाते हैं मेरे को कि लड्डू गोपाल है। तो वो हमारे साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं, हमारे साथ उतनी अच्छे से बात कर रहे हैं। कैलाश सर हमें बीच बीच में आकर समझा रहे हैं खुद। एक बार बीच में ऐसा फेज आया था कि मेरे गले में दिक्कत हो रही थी तो मैं रो पड़ा था। तो वो स्टेज पे आए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत करो, तुम तो यार इतने गोलू मोलू प्यारे हो। तो उन लोगों से ऐसी चीज़ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। और जहाँ तक बात रही जजेस की, वो रियल लाइफ में कैसे हैं, दे आर टू गुड। मतलब बहुत ही अच्छा उन लोग का बिहेवियर है, बहुत ही वो लोग फ्रैंक है हमारे साथ। और थोड़ा बहुत उनको बाहर की जनता, ऑडियंस के सामने उनको अपना नेचर वैसा रखना पड़ता है, लेकिन वैसे रियल लाइफ में दे आर टू गुड, बहुत अच्छा। टीआरपी के लिए भी इन शोज में कुछ आप लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है या फिर वो वहीं पे इंसिडेंट होता है, जैसे कोई रोने लग गया या कोई गाते गाते रुक गया? ये सारी चीजें ये टीआरपी के लिए होती है या ये सही में होती है? अब मैं आपको टू बी ऑनेस्ट वाली बात बताता हूँ। जब जो मेरे मम्मा है, जब हम लोग टीवी पे नहीं गए थे तो हम लोग कैसे लगता था ये क्यों रो रहे हैं ऐसे, मतलब क्या रीज़न है, ये तो ऐसे थोड़े को तो बात हुई नहीं जिस बात पे रो रहे हैं। और जब मेरे मम्मा वहाँ पे स्टेज पे हम लोग खड़े थे, मैंने फर्स्ट सॉन्ग गाया, मैं सेलेक्ट हुआ, तो मैं देख रहा हूँ मेरे मम्मा रो रहे हैं। मैंने ये तो बोल रहे थे रोते नहीं, मैंने आप रोने लग गए मम्मा, बेटा नहीं रुकता वहाँ पे। तो वो बिल्कुल ऐसा है कि जो चीज़ उन्होंने कैच कर ली दैट इज फॉर टीआरपी, लेकिन वो कभी जान पूछ के टीआरपी के लिए कुछ नहीं करवाते हैं। कि अगर किसी का दिख गया कि हाँ भाई वो रो रहा है, तो हाँ वो रो रहा है तो उस चीज़ का एक कैच वो जरूर करेंगे, उस मौके को नहीं छोड़ेंगे वो लोग, लेकिन कभी ऐसे किसी को बोलते नहीं कि आप वहाँ पे जाके रो देना। टीआरपी जिस चीज़ से निकल गई सो निकल गई, वैसा रहता है। मतलब वो ढूंढते हैं समझ गया। अच्छा, अभी मेरी बात हो रही थी जैसे जिस टाइम अपना पॉडकास्ट नहीं चालू हुआ था कि तुम मुंबई में अराउंड 6 से 7 महीने रह के आए हो, लेकिन मुंबई तुम आज तक घूमे नहीं हो। नहीं बिल्कुल नहीं घूमा। ये रीजन एक बार जरा शेयर करो। बिल्कुल, तो मुंबई का कैसे रहता है, मैं जब सुपरस्टार के टाइम पे गया था
तो हम वहाँ पे 4 महीने के लिए थे, तारा ज़मीं पर में हम 6 महीने के लिए थे, स्वर्ण सर भारत में 4 महीने, तो ऐसे हम रहते हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोग को एक होटल अलॉट किया जाता है, हम लोग को पता ही होगा शायद कि एक होटल, खाना पीना, क्लोथ्स सब उन्हीं का रहता है, तो वहाँ पे होटल अलॉट हो जाता है हम लोग को। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि आप लोग को दिखता है एक दिन का सैटरडे संडे का शूट, उसके पीछे कितने लोग की मेहनत होती है। तो वो 3 दिन पहले हमें गाना प्रिपेयर करने के लिए मिलता है, उसके बाद बैंड प्रैक्टिस होती है, तो बीच में कभी वो टाइम लग ही नहीं पाता कि हम लोग बाहर जाकर घूमें या कुछ करें। मुंबई के मुझे सिर्फ जगहों का नाम पता है, मैं मुंबई आज तक नहीं घूमा हूँ, और अगर मैं कुल मिला के करूँ तो मैं 1 साल तो मुंबई में रही ले, कहीं 4 महीने, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, पर सोचो मेरे को मुंबई की जगह ही नहीं पता, इतनी फेमस। तो ये इस टाइम पे स्कूलिंग कैसे मैनेज होती है? तो स्कूल छोड़ देते हो उस टाइम पे या फिर स्कूल क्या? छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं बुक्स अपने साथ जरूर कैरी करता हूँ कि हाँ जब टाइम लगा सो पढ़ लिया। लेकिन सेंट एंजल स्कूल में पढ़ता हूँ, बहुत सपोर्ट है स्कूल का भी कि मुझे इतने इतने टाइम की हॉलीडेज मिलती हैं, और कभी मेरे को पढ़ाई में इतना लैग आउट नहीं होने दी, जब भी आया हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस मुझे मिली हैं। लेकिन हाँ, वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उस टाइम पे मतलब ट्रेड ऑफ तो होता ही है। बिल्कुल। तो इसमें ग्रेड्स पे भी कुछ फर्क पड़ा है तुम्हारे? बिल्कुल पड़ता है ग्रेड्स में फर्क। मैं 3rd 4th क्लास तक ना, मेरे जो मम्मा थे मेरे भाई को लेके बहुत सीरियस थे, अभी भी वो तो है ही है, तो मेरे को उस टाइम पढ़ा के मैं टॉपर हुआ करता था, और अभी मैं अपनी पढ़ाई का वो देखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कितना वहाँ से यहाँ आ गई मेरी पढ़ाई। लेकिन फिर वही चीज़ है कि कुछ पाने के लिए कुछ आपको खोना पड़ेगा, कुछ तो ट्रेड करना ही पड़ेगा। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि कुछ पढ़ लूँ, मैनेज करने का यही रहता है कि अब पढ़ाई की भी देवी सरस्वती माता ही हैं, और म्यूज़िक की भी देवी सरस्वती माता ही हैं, तो वही कराती हैं, जो कराती हैं वही खुद ही मैनेज कराती हैं। एक दिन पढ़ लिया, एक दिन गा लिया, तो वही मैनेज कराती है सब कुछ। So Viren is in 9th standard अभी, and he is doing good and होप करते हैं कि आगे भी ऐसे करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। सो वीरेन, अभी तक किन किन सेलिब्रिटीज से मिले हो तुम वहाँ पे? जैसे तुम्हारे वहाँ पे शोज में एज अ गेस्ट भी आते रहते हैं सेलिब्रिटीज, और जो तुम्हारे जजेस हैं वो तो ऑलरेडी सेलिब्रिटीज हैं ही, वो तो अब तुम भी सेलिब्रिटी आप लोग का छोटा भाई हूँ, ऑडियंस का बेटा हूँ, और क्या दिक्कत है। सो किन किन सेलिब्रिटी से मिलना हुआ? कोई आपको इंस्टेंस याद हो अपना किसी के साथ, तो वो हमारे साथ शेयर करो। तो सेलिब्रिटीज तो पहले मैं बता देता हूँ, जजेस ही बता देता हूँ हमारे शो के। सुपरस्टार सिंगर के हमारे जजेस थे जावेद अली सर, हिमेश रेशमिया सर, अलका याग्निक मैम। हिमेश रेशमिया एक टाइम में मेरे फेवरेट हुआ करते थे। अरे वो तो उनका एरा ही अलग था। वो जो एरा, हाँ, वो बहुत ही। उसके बाद यहाँ पे तारा ज़मीं पर हमारे जज थे टोनी कक्कड़ सर, उसके बाद शंकर महादेवन सर और जोनिता गांधी मैम। अच्छा। तो और स्वर्ण सर भारत मैंने आपको बताया, कुमार विश्वास सर और सुरेश वाडकर सर और कैलाश खेर सर, इनसे तो मिला ही हूँ। लेकिन शो के बीच बीच में मैं बादशाह, नेहा कक्कड़ और ऐसे ही काफ़ी जितने जो जो आते रहते थे, ऐसे उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, इन सब से मैं मिला हूँ। मिले किसी के साथ कोई बातचीत हुई हो, कुछ याद हो, कुछ अच्छा? बातचीत मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो कृष्ण जी बनते हैं उसमें क्या बोलते हैं, महाभारत में जो कृष्ण जी, राम जी बनते हैं, जो कृष्ण जी बनते हैं, वो हमारे स्वर्ण सर भारत के शो में एक बार आए थे। तो वहाँ पे एक छोटा सा एक्ट था जिसमें कि मैं ऐसे नॉर्मल डे में शरारत कर रहा था, स्नैपचैट से फोटोज नहीं खींचते, तो मैं सबकी खींच रहा था, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले हुई कि बीरेन ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कृष्ण जी ने, क्या मेरे को छोटा करके मेरी फोटो क्यों नहीं खींचते हो, मेरी भी खींचो। तो मैंने उनको बोला कि सर आपके चेहरे पे पहले इतना नूर है कि आपकी फोटो मैं छोटी करके भी खींचूंगा, आपने वैसे ही दिखना है। तो वो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे को पास बुलाया, आशीर्वाद दिया, और वो इंसिडेंट्स मुझे आज तक याद है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे को इतने, मतलब जिनके लोग पैरों में पड़ जाते हैं, उन्होंने मुझे खुद सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। So Viren, also congratulations for your film. Thank you जग्गू so की much. लालटेन। Thank you so much. So जग्गू की लालटेन की कुछ स्टोरी बताओ हमें, लाइक तुम्हें वो फिल्म कैसे मिली? Did you approach them या वो तुम्हारे पास आए, and how was this process? तो जो मेरे गुरुजी हैं श्री सुधांशु बहुगुणा जी, जिनसे मैं सीखता हूँ, उनके पास इंक्वायरी के लिए कॉल आए थे कि आपके पास जो सीखते हैं उनमें से कोई एक्टिंग, तो गुरुजी ने मेरा वो दे दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत नौटंकी करता रहता हूँ गुरुजी के पास, तो उनको पता है कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत एलिमेंट है नौटंकी वाला, तो करेगा एक्टिंग। तो फिर वहाँ से जो हमारे डायरेक्टर थे विपिन कपूर सर, उनका फ़ोन आया हमें कैसे से करके मूवी है, तो हमने उनको फिर वीडियोस वगैरह भेजे। तो बेसिकली बहुत टाइम पहले मैं गुरुजी के साथ एक वैष्णव जन की रिकॉर्डिंग के लिए गया था, तो वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग करते थे भैया, ही वॉज द कास्टर फॉर दिस मूवी, सब कास्ट वही सेलेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ही सेलेक्ट किया था, और फिर हम गए थे वहाँ पर पहाड़ों में शूटिंग करने। तो कास्टिंग कैसे हुई थी? कास्टिंग के लिए तुम गए थे या फिर ये खाली अपने वीडियोस ही भेजे? नहीं, मैंने वीडियोस भेजे थे अपने, हाँ। उसी से कास्टिंग हुई थी उसकी। अच्छा, उसके बाद सीधा मुंबई बुला लिया कि चलो? मुंबई नहीं, हम गए थे पहले वहाँ, क्या बोलते हैं, चौखटिया, पहाड़ों में हम गए थे। चौखटिया चौखटिया जगह थी, वहाँ पे हम पहाड़ों में गए थे,
तो वहाँ पे पूरी शूटिंग चली। मूवी की स्टोरी किसके अराउंड है? मूवी की स्टोरी एक लालटेन के अराउंड है। बेसिकली एक लालटेन एक गरीब आदमी के पास पड़ी रहती है, तो कैसे उसकी भी ज़िंदगी बदलती है और हमारी भी ज़िंदगी बदलती है, तो उसी के अराउंड में मूवी चलती रहती है। सो मूवी के टाइम पे, मूवी के शूट के टाइम पे कुछ जो स्टोरी हो, कुछ अच्छी फनी स्टोरी या फिर कुछ भी जो शेयर करना चाहते हो? फनी तो नहीं है, लेकिन ये स्टोरी सुनाने से पहले वैसे बताना चाहता हूँ, भूत प्रेत तो विश्वास वगैरह मैं करता नहीं हूँ। भूत की स्टोरी सुनाया। भूत की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, लेकिन विश्वास वगैरह मैं करता नहीं हूँ। पर उस दिन थोड़ा सा ऐसा हॉरर वाइब्स आ गई थी हमें। सो बेसिकली हमारा शूट 6 बजे शुरू होता था सुबह और 12 बजे तक 1 बजे तक वो चलता था। तो हम लोग रात के टाइम पे ही, पहाड़ आपको पता है वैसे भी बहुत स्केरी होते हैं, जगह का नाम मैं बोलूँगा नहीं कौन सी जगह थी वो उस टाइम पे। तो हम पहाड़ों में आ रहे थे, डेस्टिनेशन हमारी चौखटिया ही थी। बीच में जब हम घूमते घूमते तो पहाड़ बहुत 4 घंटे का रास्ता था नीचे लोकेशन से ऊपर तक, आसपास वैसे सुनसान वगैरह रहता है। और वहाँ पे ना पेट्रोल वगैरह के लिए भी कोई पेट्रोल पंप्स वगैरह नहीं रहते हैं, दुकानों पे वही चीज़ महंगी बिकती है, 80 रुपये की 100 रुपये का पेट्रोल 1 लीटर बिकेगा वहाँ पे। तो ऐसे ही चलता है। तो हमारी गाड़ी चल रही थी, तो बीच में प्लेस केम, तो मम्मी और मैं बैठे, तो ड्राइवर ने कहा आप यहाँ ना शीशे बंद कर लो। तो पहाड़ों में इतनी अच्छी हवा आ रही है यार, किसका मन करता है शीशे बंद करने का। मैं कहा भैया एसी वैसे चलाओगे आप, इससे बढ़िया पहाड़ों में एसी भी नहीं चलाते हैं, गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, पीछे की तरफ ढलान रहती है। तो भैया कहते हैं शीशे बंद कर लो। मैं क्यों भैया? कहते यहाँ पे ना सर बुरी हवा आती है, तो आप शीशे बंद कर लो। कि ना मम्मी को समझ आए ना मेरे को, नींद में शीशे बंद करके ऊपर आ लिए। अगले दिन वही चीज़ दिमाग में घूम रही है। मैं कहा विपिन सर हमें ना बोल रहे थे शीशे बंद कर लो, बुरी हवा आती है। विपिन सर डायरेक्टर हमारी मूवी के डायरेक्टर। मैं कहा विपिन सर हमें बोल रहे हैं बुरी हवा आती है, शीशे बंद कर लो। कहते बेटा मैंने जो मूवी के लिए जगह वगैरह ढूंढी थी ना, तो बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, इन लोकल लाइट्स का ये मानना है, ये जो जगह है ना ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ्स वगैरह हो रखी हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ पलट रखी हैं, तो इस चक्कर में वो लोग ये मानते हैं कि सब हवा का ही खेल है, तो शीशे बंद कर लो, बुरी हवा आ जाएगी। ठीक है सर, अब वो दिमाग तो बात में घूमे जा रही है। मैं कहा सर क्या मतलब, कुछ सेंस तो बन नहीं रही क्या मतलब, तो बुरी हवा का। कहते हैं यहाँ पे ना शेर वेर घूमते रहते हैं, चीते वगैरह का बहुत रहता है, लेकिन इस एरिया में नहीं रहता, ऊपर के एरिया में रहता है, तो वो शीशे वीशे सब बंद करा देता है। उनको बोला क्यों बच्चे को डराना, उन्होंने ये चीज़ को अगले दिन डिस्कस करी, बट तुम्हें कम कहानी बता रहा था। तो नेक्स्ट डे अगेन वही 12-1 बजे उसी रास्ते से गुजरे, शीशे फिर बंद करवा दिए। उस दिन मेरे साथ मम्मा नहीं थे, सिर्फ डायरेक्टर सर और हम सब लोग ऊपर जा रहे थे। तो रास्ते में हमें चीता दिख गया, तो उसने गाड़ी रोक दी, मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। वहाँ पे पूरा उसने गाड़ी रोक दी, हम लोग चिल्ला रहे गाड़ी आगे बढ़ाओ भाई, गाड़ी क्यों नहीं बढ़ा रहे। और चीता है, ये मैं हूँ तो ये चीता है, बस इतनी दूरी पे चीता हमसे बैठा। गाड़ी क्यों रोक दी भाई? भैया बढ़ाओ यार, चीता इधर बैठा है, शीशे वीशे सब बंद है, चपट्टा वट्टा मारेगा, क्या करेंगे हम लोग, कुछ है ही नहीं। कहते सर ये यहाँ पे हमारी मानत है कि इसको माथा वाथा टेकना, और हमारे पीछे से अगर निकलेगा तभी हम आगे जा सकते हैं, अगर ये गया नहीं तो नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वही गाली पलट जाएगी हमारा, कुछ अपशगुन हो जाता है। ठीक है अब हम खड़े हैं, अब माथा वाथा टेक लिया, चल लो भैया, फिर ये भी जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर्चुनेटली वो चला गया, 15-20 मिनट रुकने के बाद गाड़ी आगे बढ़ी। तो फिर मैंने उनके वहाँ पे जो हमारे केयर टेकर थे उनसे मैंने पूछा, मैं कहा भैया ये क्या सिस्टम है, चीता वगैरह आज हमें दिखा। मैं कहा हम तो इतने, मेरे पापा मेरे को कॉर्बेट, रणथंबोर, सरिस्का इतने वहाँ पे, लेकिन हमें कभी शेर नहीं दिखा था, पहली बार पहाड़ों में शेर दिखा चलता फिरता। क्या स्टोरी? कहता भैया यहाँ पे तो चीता दिखता ही नहीं है, आपने कैसे देख लिया? कहता 25 साल से रह रहा हूँ, चीता हो ही नहीं सकता। कहता मैं कहा भैया मेरे पास वीडियो है। कहता चीता आपको दिखा नहीं है, और दिखा है तो आप कुछ बुरा होते होते बचे हो, अगर आपको चीता दिखा है। मैं कहा वो तो गाड़ी वाले ने बोला ही कि आप हाथ वाथ जोड़ के हमें खड़े हो जाओ, गाड़ी आगे बढ़ाओगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो कहता सर देखो चीता दिखता नहीं है, यहाँ पे 1000 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी है, वहाँ दिखते हैं चीते, वहाँ मानता हूँ वहाँ पे होगा चीता, लेकिन 1000 किलोमीटर चीता भी थोड़ी नीचे आएगा अपना शिकार करने, वो तो ऊपर ही करेगा। यार भैया हमें चीता दिखा, आप मानो। और कहता है यहाँ पे सर चीता नहीं दिखता, देखो मेरे को पागल बना, वीडियोस को दिखाया, ही वॉज ऑल्सो शॉक कि चीता कैसे दिख गया। क्या सर आप लोग बच गए हो, कुछ अपशगुन नहीं हुआ, आप लोग का दिल साफ था तो आप लोग वहाँ से बचकर आ गए, नहीं तो ये जगह बहुत बुरी मानी जाती है। तो उस दिन के बाद से ना बाहर निकलने में डर लगने लग गया। तो पहाड़ में वैसे इतना अजीब सी वाइब आती रहती है, और शूटिंग सुबह 6 बजे, वहाँ पे सूरज भी नहीं उगता था 6 बजे, तो बड़ा अजीब सा लगने लग गया। उस दिन के बाद से ना एक तो चीते से डर लगने लग गया, एक पहाड़ी से डर लगने लग गया। So, स्टार कास्ट में आपकी सबसे ज्यादा किससे बनती थी? मेरी रघुबीर सर से बहुत बनती थी, वो ना खुद म्यूजिशियन थे। हाँ। तो हारमोनियम वगैरह प्ले करते थे, तो उनके साथ बहुत बनती थी मेरी, तो उनके साथ अच्छा खासा वो रहता था। तो वहाँ भी हंसी मजाक तो चलता रहता होगा ना? बहुत हंसी मजाक चलता। सबसे छोटे तुम ही होगी शायद पूरे सेट में? सबसे छोटा मैं ही था। हाँ। मेरे से छोटी भी एक थी, उसका मेरे साथ एक छोटा सा रोल था, उसका नाम है हनी करके, और स्टोरी में शी इज गुंचा। तो वो जो गरीब आदमी, उसकी बेटी का रोल है उसका।
तो वो मेरे से छोटी थी, लेकिन वो कुछ ही दिन के लिए थी, मतलब जैसे मैं 1 महीने के लिए था तो वहाँ पे 7-8 दिन के लिए ही आई थी। अच्छा, ठीक है। सो ये सारा कैसा लगता है कि इतनी छोटी उम्र में, लाइक अभी यू आर जस्ट 13, इसमें इतनी पॉपुलैरिटी, ठीक है, सब लोग जानते हैं, बाहर निकलते हो तो सब लोग देखते हैं हाँ भाई वीरेन है, यू हैव अ वेरीफाइड प्रोफाइल, सो ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करते हो? हैंडल तो क्या करनी, आप सब लोगों का आशीर्वाद है, तो इतना जितनी कामयाबी मिली आप सबके आशीर्वाद के साथ मिली है। हैंडल तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, बस जो मुश्किल है हैंडल करने वो है पढ़ाई और सिंगिंग में, और तो कोई दिक्कत नहीं होती हैंडल करने में। सो ऑन स्क्रीन वीरेन में और ऑफ स्क्रीन वीरेन में क्या फ़र्क है? मतलब अब जैसे इफ यू आर अ पॉपुलर फेस नाउ, तो तुम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो तुम पब्लिक में नहीं कर सकते। हाँ जी। पहले हम जैसे लोग कर सकते हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हें फिर भी एक तहजीब से रहना पड़ता है हर चीज़ में। वो सब चीज़ें कब रियलाइज हुआ कि हाँ अब भाई मेरे को थोड़ा सा ठीक से रहना पड़ेगा पब्लिक में, तो वो सारी? तो बेसिकली ना मैं ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन बताऊँ, मैं दोनों ही सेम ही हूँ। वो रियल में मेरा इतना सा भी फर्क नहीं है। मैं टीवी पे मेरे से हिमेश रेशमिया सर ने एक सवाल पूछा कि बेटा आज गाना गाओगे तो किस तरह से गाओगे, मतलब मैं आपको फर्क बता रहा हूँ, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वह बात पर उनको ये जवाब दिया कि सर मैं चिकन और पिज़्ज़ा खाकर आया तो आज मैं गाना अच्छा ही गाऊंगा। जब लिखा लो तो मैं गलत तड़का कर आया हूँ। तो वो कह रहे हैं यार ये लड़का स्टेज पे ऐसे बात करता है, ये बाहर का करता होगा। तो मैं स्टेज और रियल में बिल्कुल भी फर्क नहीं है मेरा, बिल्कुल ही सेम ही हूँ मैं। एंड यही क्वालिटी होती है जो लोगों को आगे लेके जाती है। बस आप सबका आशीर्वाद है, ऐसे ही बने रहो और ऐसे इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। बिल्कुल भी। मतलब अब थोड़ा सा ना पॉडकास्ट को एक थोड़ी इंटेंस साइड लेके चलते हैं। ऐसा बहुत बार हमने भी सुना है और देखा भी है कई कई जगहों पे, यूट्यूब पे या ऑनलाइन, कि लोग इन ऑडिशंस में, जैसे सिंगिंग का ऑडिशन हो गया या बॉलीवुड की मूवीज़ का ऑडिशन हो गया, इसमें वो पैसे डिमांड करते हैं आपसे, हाँ जी, ठीक है, या कुछ भी पर्सनल फेवर डिमांड करते हैं आपसे ताकि वो आपको आगे लेके जाए या आप आगे जाओ, इसलिए वो आप उनको पैसे दो। तो क्या ऐसा रियल में होता है या फिर जैसे एक मिथ है? मैं ना अब आपको इस चीज़ की सच्चाई बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये एक मिथ है, मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि पहले टाइम पे होता होगा जब ऑडियंस इतनी स्मार्ट नहीं हुआ करती थी। अब होगा तो ऑडियंस को वैसे समझ आया था कि बंदा डिजर्विंग है ही नहीं, ये किसी ना किसी चीज़ का कुछ ना कुछ पैसे देकर या कुछ ना कुछ कर कर ही आया होगा। क्योंकि इस टाइम पे ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा कर तो कुछ नहीं रहा है, ना इसके पास टैलेंट है, ना ये सिंगिंग कर रहा है, ना ये एक्टिंग कर रहा है, किस बेसिस पे आया है। क्योंकि जब ऑडिशंस होती हैं तो वो लोग 3 बेसिस पे बंदे को सेलेक्ट करते हैं। एक पहला तो उसकी सिंगिंग, अगर सिंगिंग ऑडिशन हो रहा है, किसी भी लाइन हो रहा है, डांस का डांस देखेंगे सबसे पहला। सेकंड और थर्ड चीज़ 3 ऑडिशन में सेम रहती है। सेकंड इज योर परफॉर्मेंस, योर नेचर, योर एटीट्यूड, आपका नेचर कैसा है वहाँ पे। एंड थर्ड इज कि आप किस तरह से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी नॉलेज कितनी है उस चीज़ को लेके। तो इन 3 चीज़ों के पीछे इसकी प्रेजेंटेशन होती है। ओके, एंड विदाउट ऑडिशंस या विदाउट इंटरव्यूज इज इट पॉसिबल कि आप इंडस्ट्री में घुस जाओ? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास पहले के एग्जाम्पल्स हैं अक्षय कुमार का, जो हमने सुना था कि ही वर्कड एज अ वेटर और वहाँ से आए थे, डायरेक्टर ने देखा और वो ले गए उनको। एग्जैक्टली वो। सो क्या ऐसा अब भी पॉसिबल है या होता है? हैव यू सीन लाइक दिस? जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आती हैं वो कैसे आती हैं? बिल्कुल। तो मैं खुद अभी इस शो में जिसमें गया था वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर ही गया था। प्रोसेस कैसे हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो जो हमारा तारे ज़मीन पर था, उस शो में 2-3 क्लिप्स होते हैं जो किसी डायरेक्टर तक पहुंचते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन द इंडस्ट्री, है ना। कोई शो हो रहा है तो किसी डायरेक्टर के पास कोई क्लिप पहुंचता है, तब उसको वो चीज़ जब पसंद आई तो मैं उस शो करने के बाद भी उन्होंने मेरे से एक ऑडिशन वीडियो मंगवाया कि कहीं मेरी आवाज़ अभी स्टेबल है या ख़राब तो नहीं हो गई, वॉइस चेंज तो नहीं आ गया, जैसे लड़कों में आवाज़ का चेंज आ जाता है। तो वो सब चीज़ें चेक करने के बाद मुझे मुंबई बुलाया गया कि भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री है इस शो में, तो उसके लिए आओ। और जहाँ तक बात रही ऐसे कोई डायरेक्टर देख ले कुछ देख ले तो वो होता है, बट कम केसेस में होता है कि जैसे आप कहीं पे ओपन माइक पे परफॉर्म कर रहे हो, बहुत सिंगर्स के साथ हुआ ऐसा, हिट हो जाते हैं। अभी कैफ खली कहानी सुनो ना, उस बंदे ने नॉर्मल अपना एक सिंगल निकाला था लेकिन कितना चल गया वो। तो ऐसे कोई अपना ओपन माइक पे गा रहा है लेकिन सामने कोई म्यूजिक डायरेक्टर बैठा है, ऐसे ज़्यादातर गाने अमित त्रिवेदी सर के निकलते हैं जो वो नए सिंगर्स को चांस देते हैं। वो गा रहा है और आगे डायरेक्टर बैठा है, उसको पसंद आ गई चीज़, तो हाँ ही विल श्योरली गेट सिलेक्टेड विदाउट एनी ऑडिशन, विदाउट एनीथिंग, कि हाँ भाई इसको तो गाना आता ही है। लेकिन हाँ, जब जैसे मैं अरिजीत सिंह जी की बात करूँ, वो भी ऑडिशन से ही पहले आए, फिर ऑडिशंस का देख के चांस मिला कि हाँ भाई इस बंदे में कैलिबर है तो इसको हम गाना दे रहे हैं। जुबिन नौटियाल सर की बात करूँ, ऑडिशन से ही आए। लेकिन हाँ, कई सिंगर ऐसे भी हैं जो बिना कुछ ऑडिशन किए कहाँ पहुँच रखे हैं, देख लो। So what should we resonate you with? Like, are you an actor? Are you a singer? Or are you a dancer? तो शुरुआत तो मैंने डांसिंग से करी,
फिर मैं सिंगर बना, फिर मैंने मूवी में एक्टिंग करी। लेकिन जो मेरा कोर है, जो मेरा दिल है, मैं बिल्कुल सिंगर ही हूँ। और सिंगर से भी पहले मैं सबके दिल जीतने वाला एक छोटा सा बालक हूँ। तो कोई बात नहीं, आप सिंगर हो तो एक गाना गाए बिना तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे अपने पॉडकास्ट से। बिल्कुल। सो कोई भी एक गाना। तो आप सब लोगों के लिए सैया गाना, और चाहूँगा आप सब लोग तालियां बजाकर मेरा सपोर्ट करें। तो मेरे दिन खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, है ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़ते सारे नाते। सैया सैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।